नमस्ते, मैं हूं रविंद्र गौतम और आप देख रहे हैं कमोडिटी टुडे पर बिग पिक्चर। दोस्तों, आज हमने पिछले 24 घंटों में जो खबरें आई हैं उसमें से 4 खबरें बिग पिक्चर के लिए चुनी हैं जो सरफेस पर देखने में बिल्कुल अलग अलग दिखती हैं। एक तरफ तेलंगाना में चावल को लेकर तेलंगाना सरकार और केंद्र सरकार के बीच आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं और दूसरी तरफ केरल में चावल की कीमतें अचानक से आसमान छूने लग गई हैं और ठीक उसी समय दिल्ली में 2 बड़े फैसले हो रहे हैं। कौन कौन से? एक तो खाद को लेकर और एक है एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर। पहली नज़र में आपको लगेगा कि ये 4 अलग अलग खबरें हैं, एक राज्य की राजनीति की, एक बाजार की मजबूरी की और एक कृषि की नीति की और एक टेक्नोलॉजी की चाल की। लेकिन अगर आप इन चारों को जोड़कर देखें तो एक बात बहुत गहरी कहानी निकलकर सामने आती है कि भारत आज एक साथ 2 मोर्चों पर काम कर रहा है। एक तरफ अपने घर को संभालने की कोशिश और दूसरी तरफ दुनिया में अपनी जगह मजबूत करने की कोशिश। तो सवाल यह है कि जब घर के अंदर चावल और खाद जैसे बुनियादी चीज़ों को संभालना मुश्किल हो रहा है तो क्या भारत के लिए दुनिया को टेक्नोलॉजी बेचने का सपना सच में हकीकत बन पाएगा? तो आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे। तो चलते हैं और समझते हैं पहली खबर क्या कह रही। तो पहली खबर जो आ रही है वो है तेलंगाना में एफसीआई के लिए चावल रोके जाने का जो मामला है। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने आरोप लगाया है कि तेलंगाना सरकार फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि एफसीआई को जो चावल देना चाहिए था वो जानबूझकर रोक रही है। उनका कहना है कि राज्य सरकार धान की खरीद को ठीक से संभाल नहीं पाई और अब उसका असर देश की सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी कि राशन सिस्टम पर पड़ सकता है और तेलंगाना सरकार की तरफ से अभी तक इस पर कोई भी सफाई सामने नहीं आई है। तो ये हुआ क्यों है? दोस्तों, इसे समझने के लिए आपको एफसीआई का काम समझना होगा। एफसीआई हर राज्य से एक तय मात्रा में चावल और गेहूं खरीदती है ताकि देश भर के राशन कार्ड धारकों को अनाज मिल सके। तेलंगाना जैसे राज्य में पिछले कुछ सीजन में धान की पैदावार तो बढ़ी है लेकिन मिलिंग यानी कि चावल बनाने की प्रक्रिया में देरी हुई है और कई बार राज्यों पर आरोप लगते हैं कि वो चावल को खुले बाजार में ज़्यादा दाम पर बेचना पसंद करते हैं बजाय इसके कि वो सस्ते दामों पर एफसीआई को दें। यहाँ राजनीति भी एक फैक्टर है। केंद्र और राज्य की सरकारें अलग अलग पार्टियों की हैं तो आरोप प्रत्यारोप का एक एंगल भी काम कर रहा है। दोस्तों, ये मायने क्यों रखता है? तो अगर एफसीआई को समय पर चावल नहीं मिलता है तो सबसे पहला असर पड़ता है राशन सिस्टम पर, पीडीएस पर। करोड़ों गरीब परिवार जो हर महीने सस्ते राशन पर निर्भर हैं उनकी सप्लाई चेन में देरी हो सकती है और दूसरा असर पड़ता है मिलर्स पर जो बीच में फंस जाते हैं। ना वो खुले बाजार में भाव बुना पाते हैं और ना समय पर सरकार को अनाज दे पाते हैं। और तीसरा दोस्तों, किसानों के लिए भी अनसर्टेनिटी बढ़ती है क्योंकि उन्हें नहीं पता कि उनकी उपज कहाँ जाएगी और कब पैसा मिलेगा। और चौथा दोस्तों कि अगर ये देरी लंबी खिंची तो फिर इसका असर देश के अनाज भंडार यानी कि बफर स्टॉक की सेहत पर भी पड़ता है। अब इसके रिस्क और अपॉर्चुनिटी फैक्टर को भी देखते हैं। तो रिस्क ये है कि अगर केंद्र और राज्य के बीच ये टकराव बढ़ता गया तो प्रोक्योरमेंट यानी कि खरीद की पूरी प्रक्रिया राजनीतिक झगड़े में उलझ सकती है और जिसका खामियाजा आखिर में किसान और उपभोक्ता दोनों भुगतते हैं। लेकिन इसमें एक अवसर भी छिपा हुआ है कि अगर इस विवाद की वजह से मिलिंग और प्रोक्योरमेंट सिस्टम को टेक्नोलॉजी और पारदर्शिता के जरिए सुधारा जाए यानी डिजिटल ट्रैकिंग से ये पता चले कि किसान से चावल किस स्टेज पर है तो आगे चलकर ऐसे विवाद कम हो सकते हैं। अब अगर इसकी लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट की हम बात करें तो लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट पर दोस्तों दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में यहाँ पर आपको समस्या देखने को मिल सकती है और अगर 1 साल के भीतर यानी कि अगर ये पैटर्न बार बार दोहराया गया तो केंद्र सरकार राज्यों पर प्रोक्योरमेंट के नियम और सख्त कर सकती है और अगर हम 5 साल का नजरिया इस पर देखें तो ये साफ संकेत हैं कि भारत को अपने अनाज खरीद और भंडारण तंत्र को राज्यों की राजनीति से अलग करके एक ज़्यादा ट्रांसपेरेंट और तकनीकी आधारित सिस्टम की तरफ ले जाना होगा। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती। जिस चावल की बात हम तेलंगाना में कर रहे हैं ठीक उसी चावल की कमी का असर अब सैकड़ों किलोमीटर दूर केरल में दिखने लगा है। क्या है केरल में?
केरल में चावल की कीमतों में बहुत बड़ी तेजी आई है। जी हाँ, केरल में चावल की कीमतें अचानक तेजी से बढ़ गई हैं और इसकी वजह है आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु जैसे बड़े चावल उत्पादक राज्यों से सप्लाई में कमी और साथ ही कमजोर बारिश की वजह से इन राज्यों में पैदावार भी कम हुई है। और तीसरा फैक्टर ये है कि श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों को चावल का निर्यात बढ़ा है, जिसकी वजह से घरेलू बाजार में अवेलेबिलिटी और घट गई है। और नतीजा ये है कि केरल में लगभग हर तरह के चावल के दाम बढ़ गए। दोस्तों, ये क्यों हुआ है? तो केरल खुद बहुत कम चावल पैदा करता है और लगभग पूरी तरह से पड़ोसी राज्यों के ऊपर डिपेंडेंट है। जब उन राज्यों में सप्लाई घटती है, चाहे कमजोर मॉनसून की वजह से हो या फिर प्रोक्योरमेंट में देरी की वजह से, तो सबसे पहला और सबसे तेज असर केरल जैसे उपभोक्ता राज्यों पर पड़ता है। और इसके ऊपर से जब निर्यात मांग बढ़ती है तो व्यापारी घरेलू बाजार से ज़्यादा चावल उठाकर विदेश भेजना पसंद करते हैं, क्योंकि वहाँ बेहतर दाम मिलता है। इससे घरेलू सप्लाई और श्रिंक हो जाती है, सिकुड़ जाती है। तो दोस्तों, ये क्यों मायने रखता है? तो इसका सबसे सीधा असर आम उपभोक्ता की जेब पर पड़ता है। क्यों? क्योंकि चावल भारत के बड़े हिस्से में रोज की थाली का सबसे जरूरी हिस्सा है। दूसरा, ये महंगाई यानी कि इन्फ्लेशन के आंकड़ों पर भी असर डालता है, क्योंकि फूड इन्फ्लेशन का सीधा कनेक्शन रिजर्व बैंक की ब्याज दर नीति से भी है। और तीसरा, राज्य सरकारों पर दबाव बढ़ता है कि वो कीमतों को काबू में रखने के लिए दखल दें। और चौथा, निर्यातकों के लिए एक अच्छा दौर है, क्योंकि विदेशी मांग बनी हुई है और दाम भी बेहतर मिल रहे हैं। अब इसका दोस्तों रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी भी हमें देखना चाहिए। तो रिस्क ये है कि अगर घरेलू कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ी तो सरकार को निर्यात पर पाबंदी लगाने जैसा कदम उठाना पड़ सकता है, जैसा भारत पहले भी कर चुका है। और इससे निर्यातकों को झटका लग सकता है और भारत की साख भी वैश्विक बाजार में प्रभावित हो सकती है, क्योंकि खरीदार देश भारत को एक अस्थिर सप्लायर के तौर पर देखने लगते हैं। लेकिन अपॉर्चुनिटी यहाँ पर यह है कि अगर प्रोड्यूसर स्टेट्स में सिंचाई और बीज तकनीक में सुधार हो तो पैदावार बढ़ाई जा सकती है, जिससे घरेलू खपत और निर्यात दोनों की मांग एक साथ पूरी हो सके। अगर इसका दोस्तों लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट देखें तो अगर एक महीने में बात करें तो केरल और आसपास के उपभोक्ता राज्यों में चावल की कीमतें और दबाव में रह सकती हैं, खासकर अगर मॉनसून का पैटर्न असमान रहा। एक साल के भीतर यह मुमकिन है कि सरकार चावल के निर्यात नियमों की फिर से समीक्षा करे, ताकि घरेलू अवेलेबिलिटी और निर्यात आय के बीच संतुलन बना रहे। और 5 साल के नजरिए से यदि आप देखें तो ये साफ है कि जलवायु परिवर्तन की वजह से मॉनसून अब पहले जैसा भरोसेमंद नहीं रहा और इसका सीधा असर चावल जैसी पानी पर निर्भर रहने वाली फसल की अवेलेबिलिटी पर पड़ेगा। और जिसका मतलब है कि भारत को सिंचाई और जल प्रबंधन में बड़ा निवेश करना ही होगा। और यहीं से बड़ी तस्वीर और स्पष्ट होने लगती है, जब एक तरफ चावल जैसी बुनियादी फसल की सप्लाई चेन डगमगा रही है और ठीक उसी समय सरकार खेती की एक और बड़ी लागत यानी कि खाद को लेकर एक बड़ा फैसला ले रही। वो क्या है? यूरिया आयात घटाने के लिए अमोनिया के इस्तेमाल को मंजूरी देने जा रही है। जी हां, केंद्र सरकार ने खेती में एनहाइड्रस अमोनिया के इस्तेमाल को शुरुआती 3 साल के लिए मंजूरी दे दी है। मकसद साफ है, यूरिया के आयात पर भारत की निर्भरता को कम करना। सरकार का मानना है कि इससे खाद की लागत घटेगी, नाइट्रोजन के इस्तेमाल की दक्षता बढ़ेगी और देश की खाद्य सुरक्षा और खेती की उत्पादकता दोनों मजबूत होंगी। ये क्यों हुआ है? दोस्तों, भारत हर साल यूरिया का एक बड़ा हिस्सा विदेश से आयात करता है और इस पर सरकार भारी सब्सिडी भी देती है। जब भी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गैस और कच्चे माल की कीमतें बढ़ती हैं, यूरिया का आयात महंगा हो जाता है और सरकार पर सब्सिडी का बोझ बढ़ जाता है। अमोनिया को सीधे खेत में इस्तेमाल करने की तकनीक दुनिया के कई हिस्सों में पहले से आजमाई जा चुकी है, क्योंकि ये नाइट्रोजन देने का एक ज़्यादा सीधा और सस्ता तरीका है। सरकार अब इसी तकनीक को भारत में लाकर आयात बिल कम करना चाहती है।
तो ये मायने क्यों रखता है दोस्तों? किसानों के लिए अगर आप देखें तो अगर ये तकनीक सही तरीके से लागू हुई तो खाद की लागत घट सकती है, जिससे उनकी बचत बढ़ेगी। सरकार के लिए यूरिया सब्सिडी का बोझ कम होगा, जो हर साल बजट पर एक बड़ा दबाव होता है। इंडस्ट्री के लिए अगर आप देखें तो ये घरेलू अमोनिया उत्पादन और डिस्ट्रीब्यूशन में नए निवेश का रास्ता खोलता है। लेकिन एक अहम पहलू सुरक्षा का भी है। अमोनिया एक ज्यादा संवेदनशील रसायन है, जिसे संभालने के लिए किसानों को सही ट्रेनिंग और सुरक्षा उपकरण चाहिए होंगे। रिस्क और अपॉर्चुनिटी की दोस्तों अगर हम बात करें तो यहां पर रिस्क ये है कि अगर किसानों को अमोनिया के सुरक्षित इस्तेमाल की सही जानकारी और ट्रेनिंग नहीं मिली तो दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ सकता है। क्यों? क्योंकि ये यूरिया जितना आसान रसायन नहीं है। दूसरा रिस्क ये है कि डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क अगर समय पर तैयार नहीं हुआ तो शुरुआती फायदा सीमित रह जाएगा, लिमिटेड रह जाएगा, लेकिन अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है। अगर ये मॉडल सफल रहा तो भारत यूरिया आयात पर अपनी निर्भरता में बड़ी कटौती कर सकता है, जो सीधे विदेशी मुद्रा और सब्सिडी बजट दोनों को राहत देगा। लॉन्ग टर्म इंपैक्ट की अगर हम बात करें तो एक महीने में इसका असर लिमिटेड दिखाई देगा, हो सकता है दिखाई ही ना दे। क्यों? क्योंकि ये अभी पायलट स्टेज पर है और एक साल में कुछ राज्यों में इसके ट्रायल शुरू होंगे और किसानों की प्रतिक्रिया सामने आएगी। लेकिन 5 साल के नजरिए से देखें तो अगर ये तकनीक सफल रही तो ये भारत की खाद्य नीति में एक स्ट्रक्चरल बदलाव साबित हो सकती है। यानी सिर्फ एक और स्कीम नहीं, बल्कि खेती की बुनियादी लागत संरचना में बदलाव। लेकिन बड़ी तस्वीर सिर्फ खेत और खाद तक सीमित नहीं है। ठीक इसी हफ्ते भारत ने एक बिल्कुल अलग मोर्चे पर भी एक बड़ा कदम उठाया है और वो मोर्चा है टेक्नोलॉजी और वैश्विक कूटनीति का। जी हां, भारत के डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर निर्यात रणनीति में अब एआई भी शामिल हो चुका है। दोस्तों, भारत अपनी डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि डीपीआई निर्यात रणनीति का दायरा बढ़ा रहा है। अब तक ये रणनीति डिजिटल पहचान और पेमेंट सिस्टम यानी आधार और यूपीआई जैसे प्लेटफॉर्म तक सीमित थी। अब इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी जोड़ा जा रहा है ताकि दूसरे देशों को एआई आधारित सार्वजनिक डिजिटल सेवाएं अपनाने में मदद मिल सके। दोस्तों, ये क्यों हुआ है? आधार और यूपीआई की सफलता ने भारत को दुनिया के सामने एक मॉडल के तौर पर स्थापित किया है कि कैसे एक विकासशील देश भी बड़े पैमाने पर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकता है और वो भी कम लागत में। कई अफ्रीकी और एशियाई देश पहले से ही आधार जैसी पहचान प्रणाली और यूपीआई जैसे पेमेंट सिस्टम को अपनाने में दिलचस्पी दिखा चुके हैं। अब जब दुनिया भर में एआई को लेकर होड़ मची है, भारत इस मौके को भांपते हुए अपने डीपीआई मॉडल में एआई को जोड़कर एक कदम आगे बढ़ना चाहता है ताकि वो सिर्फ पहचान और पेमेंट का नहीं बल्कि एआई गवर्नेंस टूल्स का भी निर्यातक बन सके। दोस्तों, ये क्यों मायने रखता है? तो भारत की टेक इंडस्ट्री के लिए एक बड़ा अवसर है, क्योंकि इससे भारतीय कंपनियों और स्टार्टअप्स को दूसरे देशों में काम करने का मौका मिलेगा। सरकार के लिए अगर आप देखें तो ये कूटनीतिक ताकत बढ़ाने का एक जरिया है। जो देश आपकी डिजिटल व्यवस्था अपनाता है वो स्वाभाविक रूप से आपके साथ करीबी रिश्ता बनाए रखता है। निवेशकों के लिए अगर आप देखें तो ये भारत की टेक और डिजिटल सर्विसेज इंडस्ट्री के ग्लोबल विस्तार का संकेत है। और वैश्विक व्यापार के लिहाज से अगर आप देखें तो भारत खुद को अमेरिका और चीन के बीच एक तीसरे भरोसेमंद विकल्प के तौर पर पेश करने की कोशिश कर रहा है। रिस्क और अपॉर्चुनिटी भी जान लेते हैं। तो दोस्तों, रिस्क यहाँ पर यह है कि एआई गवर्नेंस से जुड़े मसले जैसे डेटा प्राइवेसी, सुरक्षा और नियमन बहुत जटिल होते हैं और अगर भारत के मॉडल में खामियां रहीं तो इसका असर उसकी वैश्विक साख पर पड़ सकता है। और दूसरा रिस्क यहाँ पर यह है कि बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियों वाले देश जैसे अमेरिका और चीन इस क्षेत्र में पहले से मौजूद हैं, तो मुकाबला आसान नहीं होगा। लेकिन अवसर यह है कि भारत के पास बड़े पैमाने पर कम लागत में डिजिटल सिस्टम बनाने का सिद्ध अनुभव है, जो उसे कई विकासशील देशों के लिए एक स्वाभाविक भागीदार बनाता है। लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट की अगर हम बात करें दोस्तों, तो शुरुआती बातचीत के तौर पर अगर आप इसमें देखें तो सिर्फ नीतिगत घोषणाएं ही देखने को मिलेंगी। लेकिन एक साल बाद अगर आप देखेंगे तो कुछ देशों के साथ पायलट प्रोजेक्ट्स शुरू हो सकते हैं। और 5 साल के नज़रिए से अगर आप देखें तो अगर ये रणनीति सफल रही तो भारत सिर्फ एक कृषि और मैन्युफैक्चरिंग अर्थव्यवस्था नहीं बल्कि एक डिजिटल गवर्नेंस टेक्नोलॉजी के निर्यातक के तौर पर भी
वैश्विक पहचान बना सकता है। दोस्तों, अब अगर हम इन चारों खबरों को एक साथ रखकर देखें तो एक दिलचस्प पैटर्न उभर कर सामने आता है। चावल का मामला हो या फिर यूरिया का, दोनों में भारत अपनी घरेलू व्यवस्था यानी कि खाद्य सुरक्षा और खाद्य सुरक्षा को मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। और ठीक उसी समय एआई और डीपीआई निर्यात की खबर बताती है कि भारत अपनी वैश्विक पहचान को भी उतनी ही तेजी से आगे बढ़ाना चाहता है। यानी ये सिर्फ खेती की खबर नहीं है और सिर्फ टेक्नोलॉजी की भी खबर नहीं है, ये भारत की एक दोहरी रणनीति की तस्वीर है। एक तरफ घर मजबूत करो, दूसरी तरफ दुनिया में झंडा गाड़ो। तो बिग पिक्चर एनालिसिस अगर आप दोस्तों देखें इसका, तो सवाल यहाँ पर यह है कि भारत आखिर हासिल क्या करना चाहता है। तो जवाब है आत्मनिर्भरता और वैश्विक नेतृत्व दोनों एक साथ लाना चाहता है। यूरिया आयात घटाना और चावल की सप्लाई चेन सुधारना, ये दिखाता है कि भारत अपनी बुनियादी जरूरतों में बाहरी निर्भरता कम करना चाहता है। और वहीं दूसरी तरफ एआई और डीपीआई निर्यात की कोशिश दिखाती है कि भारत सिर्फ आत्मनिर्भर बनकर नहीं रुकना चाहता, बल्कि दुनिया को अपनी टेक्नोलॉजी बेचना भी चाहता है। इससे फायदा किसे होगा? अगर ये रणनीति सही दिशा में आगे बढ़ी तो किसान, टेक इंडस्ट्री और आम उपभोक्ता तीनों को फायदा मिल सकता है। लेकिन जिन्हें तैयार रहना चाहिए वो हैं राज्य की सरकारें और प्रोक्योरमेंट सिस्टम से जुड़े हुए लोग, क्योंकि केंद्र और राज्यों के बीच तालमेल की कमी पूरी रणनीति को कमजोर कर सकती है। अगर अगले 10 साल में भारत की असली परीक्षा यही होगी कि क्या वो घर के अंदर की खामियों को ठीक करते हुए बाहर दुनिया में अपनी साख भी बना पाता है। दोस्तों, आज की सबसे बड़ी बात ये नहीं है कि चावल महंगा हुआ या यूरिया की नई तकनीक आई या भारत एआई निर्यात करने वाला है। सबसे बड़ी बात यह है कि भारत की घरेलू कमजोरियां और उसकी वैश्विक महत्वाकांक्षाएं एक ही समय में आमने सामने आ खड़ी हुई हैं। ज्यादातर मीडिया इन खबरों को अलग अलग बीट्स में बांटकर देखता है। एग्री डेस्क चावल और खाद की बात करेगा, टेक डेस्क एआई की बात करेगा, और कोई भी इन्हें जोड़कर नहीं देखा। लेकिन असली कहानी इसी जोड़ में छिपी हुई है। अगले 3, 6 और 12 महीनों में आपको 3 चीज़ों पर नज़र रखनी चाहिए। पहला, क्या केंद्र और राज्यों के बीच प्रोक्योरमेंट को लेकर टकराव कम होता है या फिर बढ़ता है? दूसरा, क्या अमोनिया आधारित खाद्य तकनीक जमीन पर सुरक्षित तरीके से उतरती है? और तीसरा, क्या भारत के एआई डीपीआई मॉडल को सच में कोई बड़ा देश अपनाता है या ये सिर्फ एक नीतिगत घोषणा बनकर रह जाता है? और सबसे बड़ा रिस्क ये है कि अगर घरेलू सप्लाई चेन की समस्याएं बनी रहीं तो इसका असर महंगाई और आम आदमी की जेब पर भी पड़ेगा और उसी दौर में दुनिया को टेक्नोलॉजी बेचने की कोशिश थोड़ी अटपटी लग सकती है। लेकिन सबसे बड़ा अवसर भी यही है कि अगर भारत घर और बाहर दोनों मोर्चों पर एक साथ आगे बढ़ पाया तो वो अगले दशक की सबसे मजबूत उभरती शक्तियों में गिना जाएगा। असली सवाल ये नहीं है कि भारत के पास सपने बड़े हैं या नहीं। असली सवाल ये है कि क्या उसकी नींव उतनी ही मजबूत है जितनी उसकी महत्वाकांक्षाएं। बिग पिक्चर दोस्तों यही है कि कोई भी देश तब तक दुनिया का भरोसा नहीं जीत सकता जब तक वो अपने घर की बुनियादी चीज़ों को संभालना नहीं सीख लेता। चावल की एक थाली और यूरिया की एक बोरी, ये उतनी ही बड़ी कूटनीति है जितनी एआई और डिजिटल टेक्नोलॉजी का निर्यात। जो बिग पिक्चर नहीं देखता है वो सिर्फ खबर देखता है, ये आप सभी दर्शक अब जान गए हैं, क्योंकि हम एक ही खबर को अलग अलग नहीं दिखाते हैं, बल्कि 4 या 5 खबरों को एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे लेकर आते हैं जिनके मायने एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और जो हमारी ज़िंदगी के ऊपर असर डालते हैं। तो दोस्तों, ये था आज का बिग पिक्चर, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी अवश्य करें और कमेंट में लिखकर बताएं कि ये कार्यक्रम आपको कैसा लगता है, और साथ के साथ इसको अपनी कम्युनिटी में, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में, सभी जगह जहाँ जहाँ भी शेयर कर सकते हैं उसे शेयर करें। इससे हमें भी मदद मिलेगी, हमें भी हौसला मिलेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।